जिस अंधे नौकर को चोर समझकर पुलिस के हवाले किया, उसी ने दीवार की धड़कन सुनकर 50 करोड़ का हार ढूंढ निकाला। अरे ओ अंधे, तेरी औकात कैसे हुई मेरे कमरे की तरफ देखने की भी? जानता है यह 50 करोड़ का हार है। तेरी 7 पुश्तें बिक जाएंगी तो भी इसका एक मोती नहीं खरीद पाएगी। वह चीख पूरे रायजादा मैंसन में गूंज रही थी। यह आवाज थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम रायजादा की, जो अपने 70 साल के बूढ़े नेत्रहीन नौकर काका हरिया पर चिल्ला रहे थे। हरिया काका, जो पिछले 40 सालों से इस हवेली के वफादार थे, आज थर थर काँप रहे थे। उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मा आज अपमान के अंधेरे में डूब गई थी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे अपनेपन और एक ऐसी अद्भुत क्षमता की है, जो साबित करती है कि कभी कभी आंखें वाले वो नहीं देख पाते जो एक अंधा इंसान महसूस कर लेता है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रघुवर गढ़ की पुरानी हवेली आज रोशनी से नहाई हुई थी। रायजादा परिवार की इकलौती बेटी रिया की शादी थी। पूरे घर शहर के रईसजादे वहां मौजूद थे। शहर की शहनाई की गूंज और गेंदे के फूलों की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था। इस शोर शराबे से दूर हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटी सी कोठरी में हरिया काका बैठे थे। उनकी आंखों की रोशनी 10 साल पहले मोतियाबिंद बिगड़ने से चली गई थी, लेकिन मालिक के पुराने एहसानों के कारण उन्हें निकाला नहीं गया था। उनका काम बस इतना था, हवेली के पुराने बगीचों में बैठना और और फूलों की बैठना और फूलों को देखभाल करना। कहते हैं, जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। हरिया काका देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति किसी सुपर वुमन से कम नहीं थी। वह हवा के रुख से बता देते थे कि कौन सा मेहमान आ रहा है। दोपहर के 2 बज रहे थे। घर की सबसे सुरक्षित तिजोरी, जिसे वज्र कक्ष कहा जाता था, खोली गई। विक्रम राय जाधव को अपनी बेटी को खानदानी नवरत्न हार पहनाना था। यह हार 50 करोड़ का था और राजाओं के जमाने का था। विक्रम ने जैसे ही बायोमेट्रिक लॉक पर अंगूठा लगाया, भारी भरकम दरवाजा खोला। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी खाली थी। मखमली डिब्बा तो वही था, लेकिन उसके अंदर रखा नवरत्न हार गायब था। हार कहाँ गया? कौन आया था यहाँ? विक्रम की दहाड़ से पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। शहनाई रुक गई। मेहमान कानाफूसी करने लगे। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस कमरे में सीसीटीवी नहीं था, क्योंकि वह पुश्तैनी कमरा था और विक्रम पुरानी मान्यताओं के चलते वहां कैमरा नहीं लगवाते थे। विक्रम ने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। साहब, पिछले 2 घंटे में इस विंग में सिर्फ घर के लोग और सफाई के लिए वो अंधा हरिया गया था। उसने कहा था कि उसे पुराने गमले बदलने हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने डरते हुए कहा। बस फिर क्या था? विक्रम का पारा चढ़ गया। वह आंधी की तरह हरिया काका की कोठरी में गए और उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए हॉल में ले आए। बोल बुड्ढे, कहाँ है हार? तूने ही चुराया है ना? अंधा होने का नाटक करता है और हाथ में इतनी सफाई से मारता है। विक्रम ने हरिया को फर्श पर धक्का दे दिया। हरिया काका ने हाथ जोड़ लिए। मालिक, मैं तो बस गमले की मिट्टी बदलने गया था। मैंने कुछ नहीं लिया। मैं तो देख भी नहीं सकता मालिक। मैं चोरी कैसे करूंगा? बकवास बंद कर। विक्रम ने एक जोरदार थप्पड़ मेज पर मारा। सिक्योरिटी गार्ड ने तुझे उस तरफ जाते देखा था ना? और तेरे बेटे की बीमारी का इलाज चल रहा है ना? पैसों की जरूरत थी तुझे, इसलिए तूने मेरी बेटी की खुशियों पर डाका डाला। पुलिस को बुलाओ। आज इस बुड्ढे की खाल धुड़ाकर ही दम लूंगा। रिया, जिसकी शादी थी, वह रोते हुए आई। भैया, काका ने मुझे बचपन में गोद में खिलाया है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तू चुप कर रिया। ये गरीब लोग वफादारी का नाटक करते हैं और मौका मिलते ही डस लेते हैं। विक्रम ने अपनी बहन को डांट दिया। पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ने आते ही हरिया काका को हथकड़ी पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हरिया काका रो नहीं रहे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन कान बुरी तरह चौकन्ने थे। वो उस हॉल में मौजूद हर इंसान की सांसों की गति सुन रहे थे। एसी की भिनभिनाहट, लोगों की धड़कनें, जूतों की रगड़, सब कुछ उनके दिमाग में एक नक्शे की तरह बन रहा था। जब इंस्पेक्टर ने उन्हें पकड़ा तो हरिया काका ने अचानक एक अजीब बात कही। उनकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराया था जिसने सबको चौंका दिया। इंस्पेक्टर साहब, हथकड़ी मुझे नहीं, उस इंसान को पहनाइए जिसके कोट की बाईं जेब में से केवड़े के इत्र की खुशबू आ रही है और जिसकी सांसें पिछले 10 मिनट से ऐसे चल रही हैं जैसे कोई मैराथन दौड़ कर आया हो। विक्रम हंसा। पागल हो गया बुड्ढा, अपनी जान बचाने के लिए पहेलियां बुझा रहा है। हरिया काका खड़े हो गए। बिना किसी सहारे के उन्होंने अपना चेहरा उस दिशा में घुमाया और जहां विक्रम के छोटे जीजा जी समीर खड़े थे। समीर, जो शहर का जाना माना रईस था और विक्रम का बिजनेस पार्टनर भी। छोटे दामाद जी, हरिया काका ने सख्त आवाज में कहा, आप अभी अभी बाहर से नहीं आए। आपने कहा था कि आप कार पार्क करने गए थे, लेकिन आपके जूतों की आवाज़ बता रही थी कि आप सीढ़ियों से उतर कर नहीं, बल्कि बालकनी की पाइपलाइन के पास वाली कच्ची मिट्टी से चल कर आए हैं। आपके पास जूते के नीचे सूखी पत्तियां झरमरा रही है, जो सिर्फ वज्र कक्ष के पीछे वाली खिड़की के पास गिरती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। समीर के माथे पर पसीना आ गया। विक्रम ने समीर की तरफ देखा। ये क्या बकवास है समीर? तुम तो पार्किंग में थे ना? विक्रम ने पूछा। समीर ने हल्का हकलाते बोला, हाँ हाँ भैया, ये बुढ़ा पागल है, इसे ले जाओ यहाँ से। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस अंधे बूढ़े ने कैसे बिना देखे ही इतना बड़ा राज खोल दिया, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह कहानी अभी बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है।
हरिया काका ने अपनी बात जारी रखी। मालिक, मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं। जब चोरी हुई उस वक्त मैं गलियारे में ही था। मैंने तिजोरी खुलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो चाबी से नहीं खुली थी, किसी ने कोड डाला था। और वो कोड डालते वक्त उस इंसान की उंगलियां कांप रही थी, क्योंकि कीपैड की बीप में एक अनियमितता थी। एक सामान्य इंसान एक रिदम में कोड डालता है, टिक 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 टिक, लेकिन उस वक्त आवाज़ थी टिक 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 टिक। चोर डरा हुआ था। इंस्पेक्टर ने दिलचस्पी से पूछा, लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि वो समीर जी हैं? हरिया काका ने एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि तिजोरी खुलने के ठीक बाद मैंने एक हल्की सी खट की आवाज़ सुनी थी। वो आवाज़ किसी धातु के गिरने की नहीं थी, वो एक कफलिंग के गिरने की आवाज़ थी, जो संगमरमर के फर्श पर गिरा और लुढ़क कर सोफे के नीचे चला गया। और अभी जब समीर बाबू ने पसीना पोंछने के लिए हाथ उठाया तो उनकी शर्ट की कलाई से कपड़े की सरसराहट अलग थी। एक कपलिंग गायब है। विक्रम की नज़रें तुरंत समीर की कलाई पर गई। उसने कोट पहना था, लेकिन आस्तीन थोड़ी बाहर थी। वहाँ वाकई कफलिंग नदारद था। समीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये तो कहीं गिर गया होगा, ये बुढ़ा मुझे फंसा रहा है। और हार? हरिया काका ने बीच में ही कहा। हार अभी घर से बाहर नहीं गया है। हार समीर बाबू ने अपनी कार में नहीं, बल्कि बगीचे के पुराने कुएं के पास वाले रात रानी के घने झाड़ के बीच छुपाया है। मुझे अभी भी उनके जूतों की रात रानी की वो तीखी महक आ रही है, जो अगर कोई उस झाड़ को न छुए तो कपड़ों में नहीं लगती। विक्रम का धैर्य जवाब दे गया। उसने इंस्पेक्टर को इशारे से रुकने को कहा और खुद तेजी से बगीचे की तरफ भागा। समीर भी पीछे पीछे भागा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। बाकी मेहमान भी तमाशा देखने के लिए पीछे हो लिए। हरिया काका वहीं अपनी जगह खड़े रहे, शांत और स्थिर, जैसे उन्हें पता था कि अंत क्या होने वाला है। 5 मिनट बाद विक्रम वापस लौटा। उसके हाथ में वो बेशकीमती नवरत्न हार था, और दूसरे हाथ में सोने का एक कफलिंग। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन इस बार गुस्सा हरिया पर नहीं था। विक्रम सीधे समीर के पास गया और एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। धोखेबाज, मेरे घर में रहकर मेरे ही घर में चोरी! जुए की लत ने तुझे इतना गिरा दिया समीर! विक्रम चिल्लाया। समीर विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत बड़ा कर्जा चुकाना था। वो लोग मुझे मार डालते। मैंने सोचा था शादी की भीड़ भाड़ में किसी को पता नहीं चलेगा और नाम नौकरों पर आ जाएगा। पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ियाँ उसे पहनाई गई, जिसे कुछ देर पहले हरिया काका के लिए निकाला गया था। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा अगर अलग था। यह शर्मिंदगी का सन्नाटा था। विक्रम रायजादा, जो शहर के सबसे बड़े आदमी थे, आज अपनी नजरें नहीं उठा पा रहे थे। उन्होंने एक वफादार बुजुर्ग और दिव्यांग इंसान पर इतना घिनौना आरोप लगाया था। विक्रम धीरे धीरे हरिया काका के पास गया। उन्होंने काका के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। विक्रम की आंखों में आंसू थे। काका, विक्रम का गला भर आया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। असली अंधे आप नहीं, मैं हूँ, जो 40 साल की वफादारी नहीं देख पाया। मैंने आपको धक्के मारे, आपको चोर कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हरिया काका ने धीरे से अपने हाथ छुड़ाए और विक्रम के कंधे पर रखा। मालिक, इंसान की आंखें अक्सर उसे धोखा देती है। हमें वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। आपने मुझे फटे कपड़ों में देखा, इसलिए चोर समझा। समीर बाबू को सूट बूट में देखा, इसलिए सही समझा। वफादारी कपड़ों में नहीं, खून में होती है मालिक। विक्रम ने तुरंत अपनी जेब से चेकबुक निकाली और एक खाली चेक पर साइन करके हरिया काका के हाथ में रख दिया। काका, यह ब्लैंक चेक है। आपको जो रकम भरनी है भर लीजिए। आपके बेटे का इलाज, आपका बुढ़ापा, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। यह उस अपमान की छोटी सी भरपाई है। दोस्तों, यहाँ हरिया काका ने जो किया वह सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। हरिया काका ने वह चेक विक्रम के हाथ में वापस रख दिया। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मालिक, यह कागज का टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं। मैं अंधा हूँ, मुझे इन पर लिखे सिफर जीरो दिखाई नहीं देते। और रही बात मेरे बेटे के इलाज की, तो मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से उसका इलाज करवा लिया है। मुझे भीख नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं काका? मुझे अपना प्रायश्चित करना है, विक्रम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हरिया काका ने अपनी छड़ी उठाई और दरवाजे की तरफ मुड़े। अगर सच में कुछ देना चाहते हैं मालिक, तो बस इतना कीजिए, अगली बार किसी गरीब के मैले कपड़े देखकर उसकी नीयत पर शक मत करना, और हवेली की दीवारों को पेंट करवाने से ज़्यादा उसकी नींव को मजबूत रखना, क्योंकि जब घर के लोग ही नींव खोदने लगे तो बाहर वाले नहीं बचा सकते। इतना कहकर हरिया काका अपनी छड़ी खटखट करते हुए उस आलीशान हॉल से बाहर निकल गए। पीछे छोड़ गए 50 करोड़ का हार, एक शर्मिंदा परिवार और एक ऐसी सीख जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। विक्रम ने उसी दिन एक यह नियम बनाया कि उस हवेली में किसी भी कर्मचारी के साथ बदसलूकी नहीं होगी। उन्होंने हरिया काका के नाम से एक ट्रस्ट खोला, जो शहर के नेत्रहीन लोगों की मदद करता है। काका ने नौकरी छोड़ दी और अपने गांव चले गए, लेकिन उनकी वह बात आज भी उस हवेली की दीवारों में गुजती है। कहानी की सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की बाहरी दशा देखकर उसकी अंदरूनी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। सम्मान सबका कीजिए, चाहे वह मालिक हो या नौकर, क्योंकि वफादारी और प्रतिभा कभी करीबी की मोहताज नहीं होती। और याद रखिए, कभी कभी आंखें बंद करने पर हमें वह सच दिखाई देता है
जो खुली आंखों से सिप जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो सब कमेंट में जय हिंद या अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश ज़रूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक लाते रहें। धन्यवाद।